नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों अब खबरें ये आ रही है कि भारत फ्रांस से 3 कलवरी क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उनका ऑर्डर देने वाला है और ये डील भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस यात्रा के दौरान की जा सकती है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी काफी अच्छी हो चुकी है और इस कदम से अगर हम ये 3 और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का ऑर्डर देते हैं तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी कि विनिर्माण क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलेगा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर जिसके डॉक्स का अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका अब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच पिछले सौदे के तहत MDL को यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड को प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में 6 पनडुब्बियों के निर्माण का काम सौंपा गया था और इनमें से 4 पनडुब्बियां यानी कि INS कलवरी, INS कंधेरी, INS करंज और INS वेला को पहले ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है और जनवरी 2023 में INS वागिर को जो कि एक स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है उसे कमीशन किया गया था। दरअसल कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के डिजाइन पर ही आधारित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स होती हैं और प्रोजेक्ट 75 में भारत ने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी। इसीलिए भारत के पास स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के निर्माण का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। दोस्तों ये जो कलवरी क्लास की पनडुब्बियां हैं वो अत्याधुनिक पनडुब्बियां होंगी जिनमें की उन्नत टेक्नोलॉजी और कई स्टेल्थ फीचर्स इसमें होंगे। इसके अलावा इनमें पावरफुल वेपन सिस्टम्स भी होंगे जो कि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक दुर्जय ताकत बनाएगी और ये 3 और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के आने से भारत और फ्रांस के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो और ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि इन पनडुब्बियों का निर्माण दोस्तों भारत की MDL में ही किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों नेक्स्टर डिफेंस सिस्टम की सहायक कंपनी KNDS ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 10 THL-20 रिमोटली ऑपरेटेड टरेट प्रदान करने के लिए एक नए अनुबंध की घोषणा की है और ये सहयोग नेक्स्टर और HAL के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को भी उजागर करता है। दोस्तों आपको बता दें कि THL-20 टरेट नेक्स्टर की 20 M621 20 मिलीमीटर तोप से लैस है जो कि नाटो स्टैंडर्ड के 20x102 mm गोले बारूद को फायर करता है। इस अल्ट्रा लाइट टरेट को पायलट के हेलमेट और हेलीकॉप्टर के ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है जो कि 2000 मीटर की अधिकतम सीमा पर सटीक लक्ष्यीकरण और खतरों पर हमला करने में सक्षम बनाता है। इसका कॉम्बैक्ट शेप और आसान इंटीग्रेशन इसे सेवा में मौजूद हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने के लिए एक आदर्श सॉल्यूशन भी बनाता है। वर्तमान में दोस्तों THL-20 टरेट भारतीय सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए मुख्य हथियार के रूप में कार्य करता है जिसमें कि 110 विमान शामिल है। इन हेलीकॉप्टरों के लिए THL-20 टरेट का चयन भारतीय सेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं के लिए इसकी विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और उपयुक्तता को भी दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अब अपने MiG-21 बाइसन जो फाइटर जेट्स है उन्हें रिटायर करने वाली है और ऐसे में जो हमारा श्रीनगर बेस नंबर 151 स्क्वाड्रन है वहां पर अब इन MiG-21 बाइसन की जगह तेजस मार्क 1A फाइटर जेट तैनात होंगे। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की डिलीवरी फरवरी 2024 से होगी और इंडियन एयरफोर्स 6 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2025 में लेगी ताकि पहला तेजस मार्क 1A स्क्वाड्रन श्रीनगर में तैयार हो सके और दूसरा स्क्वाड्रन दोस्तों राजस्थान में तैयार किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि MRFA टेंडर को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना की तरफ से जो 114 MRFA के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसका जवाब अब ये जो फॉरेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस साल के अंत में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वो एक लंबे प्रपोजल को जिसमें कि हजारों पेजेस होंगे उन्हें, जिसका मतलब साफ है कि इन्हें पढ़ने और इन्हें चेक करने और इवैल्यूएशन करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है यानी कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया की वजह से इस डील में देरी हो सकती है। लेकिन इस चीज को भारतीय वायुसेना ने अपने दिमाग में रखा है और इंडियन एयरफोर्स ने अब स्ट्रिक्ट यानी कि कड़े टेक्निकल जो जरूरतें हैं उन्हें सामने रख दिया है अपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में, जिसमें साफ तौर पर बोला गया है कि भैया हमें 75% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए और जो भी ये विदेशी एयरक्राफ्ट निर्माण करता है वो अगर स्टैंडर्ड के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में फेल होते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। केवल उन्हीं फॉरेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को शामिल किया जाएगा जो कि इस जरूरी क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करते हैं ताकि सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके और इस तरीके से जो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का प्रोसेस है उसमें देरी नहीं हो पाएगी।
दोस्तों फिलीपींस के साथ $375 मिलियन के ब्रह्मोस ऑर्डर की सफलता के बाद अब फिलीपींस की आर्मी भारत के ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन से ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को लेकर नेगोशिएशन कर रही है और कहा जा रहा है कि यह ऑर्डर $300 मिलियन का हो सकता है, जिसे कि इस साल के अंत में फिलीपींस के द्वारा दिया जा सकता है। बाकायदा भारत ने दोस्तों फिलीपींस को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है ताकि फिलीपींस अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर सके और ये जो अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस को मिलेंगी, इससे फिलीपींस की जो कोस्टल डिफेंस क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत इस हफ्ते अमेरिकी सरकार को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने वाला है जो कि भारत की तरफ से इन 31 यानी कि 31 MQ-9B UAV की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के आधार पर होगा, जिसे कि तीनों ही सर्विसेज के द्वारा तैयार किया गया है और बाकायदा अमेरिका भारत के इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का जवाब अपने लेटर ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस के माध्यम से देगा, जिसमें कि इन ड्रोन्स की कीमतों पर फिर से पुनर्विचार भी किया जाना है और बाकायदा इसमें क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं दूसरे देशों के लिए, इस बात को भी अमेरिका ध्यान में रखेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है, जहां उन्होंने यूक्रेन जंग का जिक्र तो किया ही, साथ ही उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। पुतिन ने इस सम्मेलन में पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करने और उसे भड़काने के लिए उठाए गए हर कदम का जवाब देने की अब कसम खाई है और इस साल SCO की अध्यक्षता भारत कर रहा है। पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली कई समस्याओं की वजह से बिगड़ चुकी है। यही नहीं, यूक्रेन को हथियारों से दबादब भर दिया गया है और बाहरी ताकतों की वजह से रूस के पड़ोसी को उसका दुश्मन बना दिया गया। पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि प्रतिबंधों का मुकाबला वो करेगा और अपना डेवलपमेंट जारी रखेगा। पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि रूस के खिलाफ एक हाइब्रिड युद्ध शुरू हो चुका है और रशिया हर रणनीति का मुकाबला कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों द हिंदू की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत की तरफ से फिंगर 4 की ओर ब्लैक टॉप रोड का निर्माण जारी है और 2025 तक इसे पूरा किया जाएगा। बुनियादी ढांचे, रोड नेटवर्क, अपग्रेडिंग, लैंडिंग ग्राउंड जैसे डेवलपमेंट पर भारत का ज्यादा फोकस है। इसके अलावा सासिरला से होकर जाने वाली महत्वपूर्ण दारबुक, स्काई ऑक, दौलत बेग ऑल्टी सड़क के वैकल्पिक रास्ते का भी निर्माण अब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। यही नहीं दोस्तों, चाइना भी पैंगोंग त्सो के आसपास तेजी से अपने बुनियादी ढांचों को तैयार कर रहा है। दरअसल चाइना यहां पर एक पुल तैयार कर रहा है, जबकि दूसरे पुल का काम भी पूरा होने वाला है और हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरें भी इसकी उजागर हुई थी। दरअसल चीन पुल के अलावा शॉन्डोंग गांव की ओर दक्षिणी तट पर रोड नेटवर्क को भी तेजी से तैयार करा है। इसके अलावा चाइना ने खुरनाक पोर्ट के पूर्व में एक एयर डिफेंस साइट भी बनाई है और यूली में G0117 एक्सप्रेसवे के साथ 22 किलोमीटर लंबी सुरंग भी उसकी तैयार होने वाली है, जो कि तिब्बत में G216 राजमार्ग से जुड़ रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ अपना सबसे घातक हथियार उतारा है। रूस ने अपने इस हथियार के प्रोटोटाइप से ही यूक्रेन पर हमला कर दिया। दरअसल रशिया का ये हथियार S-70 ओखिंतिक हैवी स्टेल्थ ड्रोन है और इस ड्रोन को मिगोयान और सुखोई ने मिलकर तैयार किया है। इसकी पहली उड़ान 2019 में हो चुकी है और अगले साल से रशिया इसे अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर देगा। इसका ट्रायल चल रहा है और इसी ट्रायल के दौरान ओखोंतिक ड्रोन से यूक्रेन के सुमी इलाके में मौजूद मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला किया गया। फिलहाल इसके अभी 2 प्रोटोटाइप तैयार हैं। दरअसल रशिया ने इस ड्रोन का विकास अमेरिका के स्काईबॉर्ग प्रोग्राम को टक्कर देने के लिए कर रखा है। इस ड्रोन को रिमोट से भी चलाया जा सकता है। इसका वजन करीबन 20 टन का है, विंग स्पैन 65 फीट का है और इसकी अधिकतम गति अभी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। S-70 ओखोंतिक हैवी स्टेल्थ ड्रोन की रेंज 6000 किलोमीटर है। इसमें हथियार भी ले जाए जा सकते हैं और हथियारों को ले जाने के लिए इसमें 2 इंटरनल पॉड भी बने हैं, जिसमें 2000 किलोग्राम के अनगाइडेड और गाइडेड हथियार लगाए जा सकते हैं। ये बम या फिर मिसाइल या फिर रॉकेट या तीनों का मिश्रण हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर बातचीत की है और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवादियों को आश्रय देने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए जो कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं। और पीएम मोदी से इस तरीके की बातें सुनने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद कई सिर वाला एक राक्षस है जिसका स्रोत चाहे जो भी हो, इससे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ा जाना चाहिए। यानी कि बदले हुए सुर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने आए, जो कि उनकी मजबूरी भी थी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए कहा कि आतंकवाद चाहे व्यक्तियों, समूह या फिर राज्य स्तर पर हो, उसका पूरी ताकत और दृढ़ विश्वास के साथ मुकाबला किया जाना चाहिए। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद को राजनीतिक लाभ के लिए इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के किसी भी प्रलोभन से बचा जाना चाहिए। यही नहीं, आतंकवाद की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है जिसका कोई महत्व नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रिटेन और भारत अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं और हाल ही में दोस्तों भारत और यूके ने इलेक्ट्रिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का आयोजन किया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक प्रपल्सन के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान का आदान प्रदान और संभावनाओं का पता लगाना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस वर्कशॉप ने दोनों देशों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के पेशेवरों के लिए एक साथ आने, अपनी जानकारियां साझा करने और जहाजों में इलेक्ट्रिक प्रपल्सन के विकास पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। उन्होंने विक्रम 1 के लिए स्टेज 1 मोटर केस का सफल निर्माण किया है। बता दें कि विक्रम 1 के स्टेज 1 मोटर केस के लिए कार्बन फाइबर वाइंडिंग और क्योरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। स्टेज 1 मोटर केस की लंबाई 10 मीटर और डायमीटर 1.7 मीटर है और कंपनी ने इसे इन हाउस तैयार किया है। इसे कलाम 1200 नाम दिया गया है। स्टेज 1 मोटर केस को 120 टन का अधिकतम थ्रस्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि इसकी अपार शक्ति को दर्शाता है। दरअसल कार्बन फाइबर वाइंडिंग और क्योरिंग प्रोसेस, जिसमें कार्बन फाइबर शीट की सटीक लेयरिंग और बाइंडिंग शामिल होती है, वो मोटर केस की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी यानी कि संरचनात्मक अखंडता और ताकत सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और कार्बन फाइबर का उपयोग एरोस्पेस इनोवेशन में काफी लाभ प्रदान करता है। कार्बन फाइबर कंपोजिट में हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, जो कि उन्हें लाइट वेट लेकिन मजबूत कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए आदर्श बनाता है। और ये मटेरियल अत्यधिक तापमान, क्रॉसिव इन्वायरमेंट, मैकेनिकल स्ट्रेस के प्रति एक बेहतर प्रतिरोधक का काम करती है, जिसके तहत स्टेज 1 मोटर केस की विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों सुनिश्चित होंगी। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।